यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपनी शादी ब्याह तलाक देता है, उत्तराधिकार देता है या अपने धर्म के अनुसार अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, तो इससे किसी धर्म का, किसी देश का क्या नुकसान है? तो ये तो एक बेकार का मुद्दा है जिसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कॉमन सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट है, ना कोई प्रारूप है, ना कोई उसका खाका है। बिना खाका के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा कराई जा रही है। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। पूरी दुनिया जो है भाग रही है कौए के पीछे और कान किसी ने नहीं देखा। तो हमको लगता है कि इस तरह के संगठनों को भी अब मुसलमान पहचान चुका है। अब इनके झांसे में कोई आएगा नहीं। नेहरू साहब ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और बाबा साहब दोनों ने साझा प्रयास किया था कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए। कोशिश भी की थी, लेकिन इतनी जबरदस्त मुखालफत हुई थी, इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि इनको अपने पैर पीछे खींचना पड़े थे। भगवान राम की कितनी माएँ थी आप बताइए, द्रौपदी के कितने पति थे आप बताइए। वो उस वक्त की व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था दूसरी है। हम पूरे देश की आवाम से और खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि जब तक कोई ड्राफ्ट यूसीसी का ना आ जाए, तब तक किसी के बहकावे में ना आए, तब तक इस पर कोई चर्चा ना करे, और कोई भी इस पर बात करे तो उस जगह से, उस महफिल से उठकर चले जाए। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर ये कोड क्या है? आखिर इसमें कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं? देश में इतनी चर्चा क्यों है? कुछ लोग तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर इस विरोध की जरूरत क्या पड़ी और आखिर इस विरोध से लोगों को क्या मिलेगा? और क्या यूसीसी की देश में जरूरत है? और अगर है तो इसका फायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा? क्या ये पूरा चुनावी एजेंडा है? इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सलाउद्दीन शिबू जी जुड़ चुके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल कि यूसीसी को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। लोग इसका समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ऐसा वर्ग है जिसका विरोध भी कर रहा है। आखिर इस विरोध की वजह क्या है और इसे समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर यूसीसी क्या है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता। जो सिविल कानून हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक होना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है इस वकील के नाते कि हिंदुस्तान में वर्तमान में कॉमन सिविल कोड है। आप पूछेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे अभी हम बाहर निकलते हैं आपके स्टूडियो से, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ी देर बाद आप जाती हैं, आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों में आईपीसी की जो धाराएं लगेंगी कॉमन लगेंगी। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती हैं, मैं जाता हूं, दोनों के लिए कानून सेम है। आप जमीन खरीदने जाती हैं, मकान खरीदने जाती हैं, स्टैंप ड्यूटी जो आपको देनी है वो मुझको देनी है। आपकी डेथ होती है या मेरी डेथ होती है, डेथ सर्टिफिकेट दोनों को एक कानून के तहत मिलता है। अब अगर दो तीन चीजें बचती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपनी शादी ब्याह तलाक देता है, उत्तराधिकार देता है या अपने धर्म के अनुसार अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, तो इससे किसी धर्म का, किसी देश का क्या नुकसान है? तो ये तो एक बेकार का मुद्दा है जिसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने देश में कोई काम नहीं किया है। और जो असल मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, भूखमरी, उससे देश को हटाने के लिए, बहकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले इसी देश के लॉ कमीशन ने कहा था कि समान नागरिक संहिता की ना आवश्यकता है ना ये वांछनीय है। अचानक 2024 के इलेक्शन जैसे ही आता है और ये एक मुद्दा छोड़ दिया जाता है, और मुद्दा भी इस तरह से छोड़ा जाता है कि ना
कॉमन सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट है, ना कोई प्रारूप है, ना कोई उसका खाका है। बिना खाका के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा कराई जा रही है और उसमें मीडिया भी सहयोग कर रहा है और उसमें अखबार भी सहयोग कर रहा है। और हिंदुस्तान के लोग बेचारे इतने भोले हैं, इतने नादान हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और लॉ कमीशन में बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता चूंकि मैं खुद लॉ से हूं। लेकिन बिना किसी ड्राफ्ट के, बिना किसी लिपि के, बिना किसी खाके के किसी विषय पर चर्चा करना हमको लगता है समय को बर्बाद करना है। और इसके पीछे जो लॉ कमीशन का जो भी नजरिया है, लेकिन लगता है कि लॉ कमीशन के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश, पॉलिटिकल साजिश इन्वॉल्व है। मीडिया ने तो तब इस मामले को उठाया तब इस मुद्दे को उठाया जब राय मांगी गई, देश से राय मांगी गई कि देश की क्या राय है, एक कानून एक नियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जनता अपनी अपनी राय दे रही है, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना कि समान अधिकार ऑलरेडी हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, जिससे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर 5 या 6 तरह के धार्मिक लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल में एक बार भगवान की पूजा करते हैं, भगवान जी नमस्ते। कुछ लोग महीने में एक बार पूजा करते हैं। कुछ लोग महीने में 4 बार करते हैं। कुछ लोग हफ्ते में 1 बार करते हैं। और कुछ लोग हर समय भगवान की पूजा में लीन रहते हैं। इतने सारे धार्मिक विचारों वाले लोग पिछले 70 साल से, आजादी के बाद से लेकर आज तक, एक संविधान के नीचे मिलजुल कर बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कभी कोई इस तरह के कानून की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज अचानक इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ी है? और वो भी जब आपके पास प्रारूप नहीं है, खाका नहीं है, ढांचा नहीं है, तो आप चर्चा किस पर करा रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अब लोग जाहिल नहीं रहे इतने ज्यादा। तो कम से कम पहले खाका लाइए, ड्राफ्ट लाइए, ताकि उससे पता चले कि किसके फायदे में, किसके नुकसान में, या सबके फायदे में, तब फिर चर्चा होनी चाहिए। और मीडिया को भी इस पर सही डिबेट चलाना चाहिए। गलत डिबेट चलाने से जनता में गलत राय जाती है, गलत संदेश जाता है। यूसीसी की चर्चा उठी तो देश 2 धड़ों में बंट गया है, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान। आखिर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? मैं लगातार आपको ये बता रहा हूं कि जब ड्राफ्ट मेरे सामने नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये तो वही हुआ कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। पूरी दुनिया जो है भाग रही है कौवे के पीछे और कान किसी ने नहीं देखा। तो पहले ड्राफ्ट आए, उसके बाद राय मांगी जानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉलिटिकल साजिश है। और हिंदू या मुसलमान, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग सहयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ऐसा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, ये ऐसे संगठन हैं, इनकी जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के रोजी रोटी, रोजगार, सुरक्षा जैसे सवाल पर कभी ना कोई डिबेट हिंदुस्तान में चलाई है, ना कोई काम किया है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के बेकार के मुद्दों में ये मुसलमानों को उलझा देते हैं। और इन्होंने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की कठपुतली की तरह काम किया है। 40 साल तक राम मंदिर के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे लोगों का वोट दिलवाते रहे। उससे पहले शहबानो केस पर मुसलमानों का वोट डलवाते रहे। उसके बाद धारा 370 पर डलवाते रहे। कभी भी इन्होंने सही डिबेट चला ही नहीं है मुसलमानों के बीच में। तो हमको लगता है कि इस तरह के संगठनों को भी अब मुसलमान पहचान चुका है। अब इनके झांसे में कोई आएगा नहीं। और सब ये जान चुके हैं, ये 2024 का जो एजेंडा है, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जो कोई काम नहीं करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो कम्युनल मुद्दे पे हो, कम्युनल इश्यूज पे हो। और उनकी जो सोच है, उस सोच को बल देने का काम ये पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन कर रहे हैं। और बहुत से हिंदू संगठन भी इसमें शामिल हैं। संविधान क्या कहता है यूसीसी पे? और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बाबा साहेब क्या इसके पक्षधर थे? देखिए, संविधान में आर्टिकल 44 है, जिसमें नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं। संविधान में कहा गया है कि राज्य को कॉमन सिविल कोड लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन बाउंडेशन कहीं पर नहीं है। यह नहीं कहा गया कि बाउंड है, जरूरी है, प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी संविधान में आर्टिकल 25 बना हुआ है।
उसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा अर्चना, अपनी इबादत करने का अधिकार है। यहां तक कि जो उनके जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनकी, वो भी इसके अंदर कवर्ड होती हैं। तो जब आर्टिकल 25 मौजूद है तो आप कॉमन सिविल कोड की बात कैसे कर सकते हैं? और दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ हर 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, मिट्टी की तासीर बदल जाती है, लोगों की सोच बदल जाती है। तो ऐसे मुल्क के अंदर आप एक कानून की बात, कॉमन सिविल कोड की बात अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी है, और हमें नहीं लगता कि कॉमन सिविल कोड की बहुत ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान में है। लेकिन इससे पहले भी यूसीसी को लाने की कोशिश करी गई थी, तब भी नहीं आ पाया यूसीसी, तब भी लागू नहीं हो पाया। बाबा साहेब भी इसको लागू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी और इस वक्त क्या लागू हो पाएगा? आजाद भारत के फौरन बाद नेहरू साहब ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और बाबा साहब दोनों ने साझा प्रयास किया था कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए, कोशिश भी की थी, लेकिन इतनी जबरदस्त मुखालफत हुई थी, इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि इनको अपने पैर पीछे खींचना पड़े थे। क्योंकि भारत तमाम विविधताओं वाला, तमाम धर्मों वाला, तमाम परंपराओं वाला, तमाम क्षेत्रों वाला देश है। यहाँ तमाम परंपरा के लोग, तमाम संस्कृति के लोग, आदिवासी लोग, जंगली लोग, तमाम तरह के लोग रहते हैं। तमाम तरह के लोगों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। वो इस पर तैयार ना तब थे ना आज होंगे। और बाबा साहब को कहीं ना कहीं, हमको ऐसा फील होता है, शायद ये भी एहसास हुआ होगा कि कल को अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो जो हिंदुस्तान के एसटी के भाई हैं, जो बहुत ज्यादा सताए गए हैं, जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनके अधिकारों में कटौती हो। इसलिए कभी बाबा साहब ने दोबारा इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन बात करी जाए अधिकार की तो, या फिर किसी कानून की, तो वो तो समय पर निर्भर करता है। समय की मांग होती है कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए नियम कानून में। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं और कई नियम कानून हैं जिन्हें बदला गया है। और जिस तरह से ये बात भी उठाई जा रही है कि 4 शादियां मुस्लिम्स में होती है, कम एज में होती है, और इन सब के जो बुराइयां हैं उन सभी को भी दर्शाया जा रहा है इस वक्त। लेकिन अगर बात करी जाए तो आज के वक्त में बहुत कम ही लोग होंगे जो 4 शादियां करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब समय की मांग को अगर देखा जाए, अगर नियम कानून में बदलाव होता है तो क्या तब भी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? देखिए, जहां तक 4 शादी की बात है, मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है। मैंने अपने आसपास किसी को भी 4 शादी करते किसी मुसलमान को नहीं देखा है। और ये दौर होता है, बदलाव हमेशा दौर में होते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि दौर के हिसाब से बदलाव नहीं होता है। एक समय हुआ करता था कि लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, जरूरतों के अनुसार, या समाज की जरूरत के अनुसार 4 शादी 3 शादी करते थे। भगवान राम की कितनी माएँ थी, आप बताइए? द्रौपदी के कितने पति थे, आप बताइए? वो उस वक्त की व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था दूसरी है। आज आप दूसरी शादी करते हैं, आपकी पत्नी सीधे जाके 494 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा देती है। मुकदमा मुसलमानों के खिलाफ भी दर्ज होता है। मैं खुद कुछ मुकदमे लड़ रहा हूँ। और आज लोगों की इतनी आमदनी नहीं रह गई, इतने जराए नहीं रह गए कि वो एक शादी कर पाए। 2 शादी या 3 शादी, 4 शादी तो बकवास की बात है। और जहां तक इसकी बात है, मैं कई ऐसे हिंदुस्तान के लीडरों को जानता हूं जो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। उनकी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बीवियां रही हैं, लेकिन उनके पास इतना वसाइल थे, इतना पैसा था कि सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की। तो इसी तरह इस्लाम में था कि बहुत सी औरतें विधवाएं हो जाया करती थी। विधवाओं के लिए ये हुआ कि भाई इनसे शादी कर लो तो शायद इनकी जिंदगी, इनकी गुजर बसर हो जाएगी। कभी कदार गरीबी की वजह से लोग परेशान थे, तो कभी कदार ऐसा होता था किसी की वाइफ की डेथ हो जाती थी तो वो दूसरी तीसरी शादी करता था। तो वो इस टाइप के सरकमस्टांसेस हुआ करते थे। लेकिन ये कोई रीति रिवाज ऐसा नहीं कि हर मुसलमान 4 शादी करता है, हर हिंदू 2 शादी 1 शादी करता है, ऐसा नहीं है। ये वक्त की जरूरत है और इससे किसी दूसरे धर्म को या देश को कोई नुकसान नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, शादी ब्याह ये पर्सनल चीजें हैं इंसान की, ये हमारे पर्सनल मामलात हैं, और इसमें किसी तरह का कोई दखल देना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो अगर इसे वक्त की मांग कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने भी इसका जिक्र किया कि पहले जो हिंदू राजा होते थे या हिंदू लोग होते थे तो वो भी कई शादियां करते थे, और मुस्लिम्स भी। लेकिन आज के वक्त में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं, या फिर जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। अगर समान नागरिक
संहिता अगर ये आ जाती है, यूसीसी आ जाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सिर्फ शादी वाला मैटर है तो? मैं ये कह रहा हूं कि पहले प्रारूप आने दीजिए, समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट आने दीजिए। जब ड्राफ्ट आ जाए उस पर फिर हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छा आपकी बात का जवाब हम दे सकेंगे। अभी एक आपने जिक्र किया था एससी का, यानी कि पिछड़ों का, कि उनके अधिकार उनको नहीं मिलते, इसलिए बाबा साहेब ने अपने पैर पीछे खींच लिए और उस वक्त यूसीसी नहीं आया। लेकिन अगर आज की बात करें तो कंधे से कंधा मिलाकर पिछड़ा वर्ग चल रहा है, उनको पूरे अधिकार मिल रहे हैं। और आज जब आरक्षण की बात होती है तो तब भी यही कहा जाता है कि सब समान होने चाहिए, उनको भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ना ही उनको ज्यादा मिलना चाहिए या ना ही आम लोगों को। तो जब आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर भी इक्वालिटी की बात होती है तो यूसीसी पे क्यों नहीं? मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान में कॉमन क्रिमिनल कोड नहीं है। जिस देश में कॉमन क्रिमिनल कोड नहीं हो सकता वहां पे कॉमन सिविल कोड की परिकल्पना करा जाना बेईमानी होगी। मिसाल के तौर पे मेरा किसी से झगड़ा हुआ, हमको किसी ने गाली दी, मैंने रिपोर्ट लिखाई 504 आईपीसी में, वो खड़े खड़े गया, उसकी बेल हो गई, छोटी सी सजा है उसको हो गई। एक एससी भाई को किसी ने गाली दी तो उसके साथ 504 के साथ साथ 3110 एससी एसटी एक्ट भी लगेगा, उसकी बेल भी आसानी से नहीं होगी बिना जेल जाए और उस पर दोहरी सजाएं होंगी। तो क्या ये खत्म होगा कॉमन सिविल कोड से? दूसरी चीज, हिंदुस्तान में जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है 1950 से 1950 से, वो धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति का एक आदेश आया 1950 में, 10 अगस्त 1950 को, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने के लिए व्यक्ति का मूल धर्म हिंदू होना चाहिए। 56 में इस पे और 90 में 2 बार संशोधन हुआ, सिखों को जोड़ा गया, फिर 90 में नवबौद्धों को जोड़ा गया। तो आज भी हिंदुस्तान में जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। तो क्या कॉमन सिविल कोड में ये व्यवस्था खत्म होगी या कोई इस चीज के लिए तैयार होगा? तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, या बहुत सी जो जातियां हैं जो वन में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, जिन्हें जनजातियां हम लोग कहते हैं, उसमें आज भी व्यवस्था है कि एक पत्नी चली जाती है तो दूसरी को बैठा लेते हैं। वो आज भी परंपरा ये है कि किसी कबीले की लड़की आप ले आते हैं तो दूसरा कबीला आपकी लड़की उठा के ले जाता है, नाबालिग लड़की को उठा के ले आता, रख लेता है, शादी करता है, कोई कानून कुछ नहीं कर पाता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि पहले एक ड्राफ्ट आने दीजिए और ड्राफ्ट के बाद चर्चा हो, और ड्राफ्ट आने से पहले अगर आप इस पे चर्चा चलाते हैं और हिंदुस्तान में 2024 का इलेक्शन अगर कम्युनल लाइन पे होता है तो इसके लिए सबसे बड़े दोषी हम और आप होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा चुनावी एजेंडा है, क्योंकि पहले तो इसको लेके कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही ये चर्चा होने लगी। और अभी आपने भी जिक्र किया था कि जो मुस्लिम्स के मेन मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, तमाम मुद्दों से उनको भटका दिया जाता है। देखिए, सरकार की भी जहां तक हमें लगता है ये कोशिश है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी ये कोशिश है कि मुसलमानों का चूंकि जो वोट पड़ता है वो एकमुश्त पड़ता है, एक साथ जाता है जहां जाता है। और पिछले 70 सालों में मुसलमान नौकरी में 37 से 1% पे पहुंच गया, रोजगार खत्म हो गया, एजुकेशन में पिछड़ गया, शिक्षा में पिछड़ा, आर्थिक पिछड़ा, सामाजिक पिछड़ा, मतलब जितने भी पिछड़ेपन हो सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि दलितों से ज्यादा बदतर मुसलमानों के हालात हैं। तो मुसलमानों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया नहीं है सिवाय उनको इस्तेमाल करने के, उनके वोट बैंक को। तो सिर्फ उसका एक रास्ता है कि उनको तमाम कम्युनल मुद्दों में उलझा के उनका वोट ले लो। आखिर मुस्लिम्स कमेटी के पास या फिर कम्युनिटी के पास ये पॉलिटिकल पार्टी पहुंचती कैसे है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, ऐसी संस्थाएं हो गई। मैंने कहा ना कि बहुत से ठेकेदार हैं मुसलमानों के, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आज़ादी के पहले से काम कर रही हैं, और
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सरकार है सत्ता में, ये हमेशा सत्ता में मजबूत दखल रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में मजबूत दखल रखते हैं। आम जो आदमी है, आम मुसलमान है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। और पिछले 70 साल से मुसलमानों का भविष्य यही तय करते हैं। तो बड़ा आसान है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इन बड़े बड़े संगठनों को पकड़ लेती है वो, और इस तरह के मुद्दे लाके उनका वोट हासिल कर लिया जाता है। मुसलमान का घर कमजोर हो रहा है और इनका घर मजबूत हो रहा है। यूसीसी पर जनता की देश की राय मांगी गई है। जिस तरह से लोगों की राय आ रही है और अभी आप भी कम्युनिटी को पूरी पूरी जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो अपने मेन मुद्दों से भटक रहे हैं, तो ऐसे में चुनावी माहौल है, चुनाव पूरा पूरा टारगेट है, तो क्या यूसीसी लागू होगा? एक बड़ा सवाल है कि या फिर चुनावी एजेंडा बन के रह जाएगा और चुनाव के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और सरकार के पास असीम शक्तियां, असीम पावर होता है। अगर सरकार चाह लेगी तो यूसीसी आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सरकार को चैलेंज नहीं करता। सरकार ने कहा कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना। सरकार ने कहा धारा 370 लागू होगी, 370 लागू हुई। तो अगर सरकार ये तय कर लेगी कि यूसीसी लागू होना है तो लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसका कोई ड्राफ्ट ना आना, कोई प्रारूप ना आना, उससे लगता है कि शायद ये सिर्फ भटकाने की एक साजिश है और इसके पीछे मंशा उनकी लागू करने की नहीं है, अभी तक जहां तक लगता है। और अगर ये लागू करते हैं तो हमको लगता है कि सरकार की गले की हड्डी ये कानून बन जाएगा। अच्छा, इससे पहले जीएसटी जैसे कई ऐसे कानून आए हैं जिसमें संशोधन की जरूरत पड़ी। हालांकि सरकार ले तो आई, लेकिन उसके बाद उसमें संशोधन भी करने को मिला, देखने को मिला है। तो यूसीसी अगर आता है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, जब जनता के सामने आएगा तो जनता उस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, और जिस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी तो क्या उसमें भी संशोधन देखने को मिलेगा? भाई, संशोधन जो होता है वक्त की जरूरत होती है, माहौल की जरूरत होती है। हिंदुस्तान का संविधान बना, उसमें भी संशोधन हुए वक्त के हिसाब से। कल्चर चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, यहाँ तक कि अब मौसम भी चेंज होने लगा है। बारिश के मौसम में कभी धूप निकल आती है, धूप के मौसम में बारिश हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ कमियां होंगी और जिस कमियों से ऐसा लगता है कि किसी वर्ग को नुकसान पहुंच रहा है या कहीं किसी पर जुल्म ज्यादती हो रही है, तो उसको बदलने की आवाजें भी उठेंगी और हो सकता है कि उसको बदला भी जाए। दोनों चीजें, यानी बदलाव हो सकता है। तो जिस तरह से हमने चर्चा करी है यूसीसी के ऊपर, और ये जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि जब तक पूरा पूरा ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक हमें कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए, ना विरोध करना चाहिए, ना समर्थन करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे इस यूसीसी में बुराइयां दिखा रहे हैं, ऐसे जो संगठन है वो बुराइयां दिखा रहे, हो सकता है इसमें अच्छाई भी हो, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है देश में। तो ऐसे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे देश की आवाम से और खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि जब तक कोई ड्राफ्ट यूसीसी का ना आ जाए तब तक किसी के बहकावे में ना आए, तब तक इस पर कोई चर्चा ना करे, और कोई भी इस पर बात करे तो उस जगह से, उस महफिल से उठकर चले जाएं। सबसे अच्छा इसका यही रास्ता है। इस तरह की डिबेट में कतई ना पड़े, इस तरह की गलत डिबेट में कतई शामिल ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ अधिवक्ता सलाउद्दीन शिबू जी, जिन्होंने यूसीसी पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आखिर संविधान क्या कहता है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, और ड्राफ्ट आने के बाद ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। सिर्फ एक कोरा पन्ना है जिसके ऊपर जनता की राय ली जा रही है। तो जब तक ड्राफ्ट ना आए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ऐसी डिबेट से बचें, और अगर आपको लगता है कि यूसीसी सही है या गलत है तो अभी अपनी राय देने से पहले इंतजार करें पूरी जानकारी आने का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।